हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे? थोड़ा फैन कर दो, ये बहुत दूर से आए, इनको गर्मी लग रही है। थोड़ा ठंडा पानी पिलाओ इनको, इनका गला सूख गया है। भैया इस फैन की जो स्पीड है उसको थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो। बाकी का तो एसी ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो इन टेस्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो घर से जाके आपने जब घर पे गए होंगे आप कल, तो प्रैक्टिस करी होगी आपने, प्रैक्टिस करी थी क्या? चल देखिए, तो इसमें सबसे पहले आप आएंगे पेज नंबर 16.15 और उस पर सबसे ऊपर एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इफ द नॉर्मल एट सी टी कोमा सी अपॉन टी ऑन द कर्व एक्स वाई इजिकल टू सी स्क्वायर मीट द कर्व अगेन टी डैश देन टी डैश इजिकल टू 1 अपॉन में माइनस में 1 अपॉन में टी का क्यों। ये अपने को मैंने उस दिन बताई थी आपको, और मैंने बताया था कि आपको इसको याद कर लेना है। तो आज इसका समय आ गया कि इसको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही आप देखेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो ये आप लिखवाओ एक बार, इफ द नॉर्मल। कोई एक बच्चा जो इसको बोलेगा, हम इसको बोर्ड पे लिख देते हैं। बोलो। हाँ जी, इफ द नॉर्मल एट सी टी कॉमा सी अपॉन में टी ऑन द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मीट्स द कर्व अगेन किस पॉइंट पे मिल रहा है आपके पास में, अगेन इन टी डैश देन ऑप्शन नंबर ए। बताओ ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, टी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का क्यूब मान लेते हैं। ऑप्शन बी, तो टी डैश इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में टी का क्यूब मान लेते हैं। ऑप्शन सी बहुत मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है, टी डैश इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन में टी दिया हुआ है। ऑप्शन डी जो है टी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी। ये 4 ऑप्शन हम मान लेते हैं, सही है। जो भी है अपने हिसाब से मान लो आप उसमें बिल्कुल डिक्टो थोड़ी करना है। ऑप्शन में तो कुछ भी हो सकता है, बट उनमें एक ऑप्शन सही होना चाहिए, नहीं है तो वहां पर कोई ऑप्शन नन ऑफ दिस का होना चाहिए। तो हमें ऑप्शन तो पता ही है कि टी डैश इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस के 1 अपॉन में टी का क्यूब होगा। अब ये अपने को प्रूफ करना है, क्योंकि वैसे तो ये प्रॉपर्टी बनती है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि यहाँ पर अपने पास में जो क्वेश्चन जो गिवन है, इसका मीनिंग कुछ समझ में आ रहा है, पहले नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ। इसका यदि मीनिंग समझ में आ गया है तो ही हम कुछ इसको आगे कर पाएंगे, यदि मीनिंग ही समझ में नहीं आया है तो फिर तो इसको करेंगे क्या। तो आप यहां से चलो ठीक। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन इसका लिखेंगे हम। ये तो पहले तो आप कि जो ये लिखा हुआ है इसका मीनिंग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि इसका मीनिंग समझ में आ रहा है
तो इसको हम कर पाएंगे। और यदि इसका मतलब ही नहीं पता आपको कि ये क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि अपने पास में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सही बात है। उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे एक कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर अपने पास कौन है, उसके कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन है। तो कितने गिवन है अपने पास में, अपने पास में गिवन है सी टी, ये तो हमें पता है कि हमने पहले प्रूफ किए थे। तो सी टी कॉमा सी अपॉन में टी उस पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। अब ये बताओ, यदि किसी तुम्हारे पास में कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो तुम्हारे पास में कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और वहां पर तुम्हारे पास में यदि कोई पी पॉइंट है, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हैं, तो यदि वहां से, इसको बंद करके यदि वहां से कोई दूसरा पॉइंट जा रहा है, यदि कोई दूसरा पॉइंट जा रहा है वहां पर एक पी पॉइंट है, तो जो नॉर्मल है वो उस कर्व को कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट पर काटेगी या नहीं काटेगी, ऐसा समझ लो। मान लीजिए ये हमने एक कर्व ले लिया, तो ये तुमने कर्व ले लिया और इस कर्व तुम्हारे पास में यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पर, तो यहाँ से नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे आप। तो एक कहाँ पे कितने पॉइंट पे काट रही है, 2 पॉइंट पे काट रही है ना। एक तो इस पॉइंट पे यहाँ से जा रही है, तो दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। मान लीजिए हाइपरबोला की बात करें तो हाइपरबोला में कैसे बन सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, ये जा रही है तो इसको भी इंटरसेक्ट करेगी। भाई यहाँ से नॉर्मल हो गई, इस पर क्या ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल से पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इसी तरीके से ये बात तुम्हारी समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर कि जो पॉइंट है वो कितने हैं अपने पास, जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वो 2 हैं। एक तो मान लीजिए जहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल को आगे बढ़ाने पर वो किसी दूसरे पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे, वो तुम्हारे किस फॉर्म में दे रखे हैं, उसने टी की फॉर्म में दे रखे हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो तुम्हारे पास जो कोऑर्डिनेट गिवन है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, वो तुम्हारे पास सी टी डैश है और यहाँ पर सी अपॉन में टी डैश है। तो ये समझ में आना चाहिए, केवल टी डैश नहीं है, वो टी डैश की फॉर्म में दे रखा है, मतलब सी टी डैश है कॉमा सी अपॉन में टी डैश है। अब तो क्लियर हो गई बात। अब ये बताओ कि सबसे पहले आप ये बताओ कि तुम्हारे पास में जो नॉर्मल की जो इक्वेशंस होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो क्या होती है। तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला, ऑफ द, और ये हाइपरबोला भी कौन सा दिया हुआ है आपको, जो भी दिया हुआ हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला गिवन है, तो आप मुझे बताएंगे क्या होता है। तो ये ऐसे होता है कि एक्स टी क्यूब माइनस के वाई टी माइनस के सी टी की पावर 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है। आप एक बार चेक करेंगे क्या इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या यही होती है क्या। अब यहां पर आप समझो, देखिए हमने जो भी हमने माना था, ये सपोज दैट कि हमारे पास एक कर्व था, यहाँ पर इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये वाले गिवन है, यहाँ से नॉर्मल जा रही है, तो इसके हमने क्या ड्रॉ कर दिए, इसकी इक्वेशंस हमने बना दी नॉर्मल की। अब ये बताओ, जब ये पॉइंट, जब ये लाइन को, इस नॉर्मल को आगे बढ़ाएंगे, तो ये इस हाइपरबोला को किसी दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो जो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना। भाई सीधी सी बात है, तुम्हारे पास एक इक्वेशन गिवन है नॉर्मल की, और नॉर्मल की जो इक्वेशन गिवन है तो उस पर जितने भी पॉइंट होंगे ऑन द लाइन, तो वो उस लाइन की इक्वेशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो यहाँ पर जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इसको क्या करेंगे, और जो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारे पास कौन है, सी टी डैश कोमा सी अपॉन में टी डैश। तो सी टी डैश जो है वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, सी अपॉन में जो टी डैश है
वो तुम्हारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की। आप यहाँ पुट कर देंगे केवल t और तुम्हारे पास कौन आएगा, कौन आएगा बोलो, चलो पुट करो, कोई बात नहीं, बोलो मत, आप पुट करवाओ। यहाँ पर तुम्हारे पास ये सी टी डैश इंटू में तुम्हारे पास टी क्यूब, यहाँ पर तुम्हारे पास सी अपॉन में टी डैश इंटू में टी, यहाँ पर तुम्हारे पास सी और यहाँ पर तुम्हारे पास टी फोर, यहाँ पर तुम्हारे पास सी इजिकल टू 0। एक बात तो क्लियर हो गई कि इस सभी में से सी कॉमन आ गई, यहाँ भी सी कॉमन आ रही है, यहाँ से सी कॉमन आ गई, यहाँ से सी कॉमन आ गई, यहाँ से सी कॉमन आ गई। बात क्लियर है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आप ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हारे पास कितना है टी डैश, तो इन सभी के अपॉन में यदि मैं 1 पुट कर लूँ तो आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो हमने एलसीएम ले लिया कितना, टी डैश। यदि हम टी डैश एलसीएम लें और फिर टी डैश को हम इधर पहुंचा दें, अच्छा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये अच्छा रहेगा बिल्कुल। ये अपॉन में हमने कितना ले लिया यहाँ पर टी डैश। अच्छा यहाँ पर देखो, जहाँ पर टी अपॉन में टी डैश ही नहीं है तो वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, टी डैश का कितना हो जाएगा स्क्वायर, तुम्हारे पास यहाँ कितना हो जाएगा टी, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा टी, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ बताओ कितना हो जाएगा टी फोर और टी डैश, और प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा टी डैश इजिकल टू कितना चल रहा है 0। अब इसको मैं इधर पहुंचा दूं तो किसमें हो जाएगा 0 में हो जाएगा। तो यहां से मैं इसको सीधा सीधा पहुंचा दूं, लिख लिया होगा यहाँ तक तो आपने, तो अरे यार तुम लिखते रहो ना साथ ही साथ बैठे। तो यहाँ पर आपने इसको टी डैश को आपने इधर पहुंचा दिया तो तुम्हारे पास ये सब किस में मिल गया 0 में मिला दिया। तो एक बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, कुछ कॉमन सी का भी काम खत्म कर दिया हमने, जो अपॉन में आ रहे थे उसका भी काम खत्म कर दिया। अपने पास कौन बचा है, यहाँ पर टी डैश और टी बचा हुआ है, इनमें आपस में क्या निकालना है अपने को, एक रिलेशन निकालना है। तो उसको निकालते हैं पहले। यहाँ पर देखो, यहाँ से यदि मैं देखूं तो इन दोनों में टी क्यूब और टी डैश कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखो तो तुम्हारे पास ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर टी डैश आएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना आएगा टी आ जाएगा। देखो इन दोनों में से मैंने टी क्यूब और टी डैश कॉमन लिया, तो टी डैश कॉमन लिया तो यहाँ पर तुम्हारे पास टी डैश आ जाएगा। यहाँ पर टी डैश और टी की पावर क्यूब मतलब 3 कॉमन लिया, तुम्हारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, केवल टी बच जाएगा। अब इन दोनों में से हमने क्या लिया कॉमन, इसको देखो तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा, तो यहाँ पर हमें प्लस के 1 कॉमन ले लें, तो इधर से पहले हमने टी डैश लिख लिया, यहाँ पर तुमने टी लिख लिया, इजिकल टू तुम्हारे पास कितना हो गया 0। अब इसको आप लिख दीजिए तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, सेम हो गए, तो टी डैश प्लस के टी, सॉरी माइनस का है, ये माइनस का तुम्हारे पास टी और अपने पास तुम्हारे पास कितना हो जाएगा टी का क्यूब और 1 टी डैश प्लस के 1 इजिकल टू 0। अब थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, अब यहाँ पर इसको देखेंगे आप, तो ये तुम्हारे पास जो वैल्यू है तो टी डैश और टी, तो ये तो अलग अलग है भाई, टी अलग है टी डैश अलग है, तो ये तो 0 के बराबर होगी नहीं, तो ये तो तुम्हारे पास नॉट इक्वल टू, देखो ये तुम्हारे पास 2 ब्रैकेट है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई तुम्हारे पास कितना है 0, तो इन दोनों में से या तो दोनों 0 होंगे या इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, ये हमने आपको पढ़ाया था। तो ये वाला जो ब्रैकेट है वो तो 0 के बराबर है नहीं, तो तुम्हारे पास ये कैसा हो गया 0 के बराबर हो गया। तो मान लीजिए हम इसको 0 के बराबर पुट करें तो तुम्हारे पास आ गया टी क्यूब और टी डैश प्लस के 1 इजिकल टू कितना हो गया 0। यहाँ पर देखो यहाँ तुम्हारे पास कितना हो गया, बोलो टी क्यूब टी डैश इजिकल टू कितना हो गया -1, तो बताओ टी डैश इजिकल टू कितना हो गया -1 अपॉन में टी का क्यूब। समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये इसका ऑप्शन होगा। अच्छा यदि हम ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे पास जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हैं तो वो तुम्हारे पास सेम ही हो जाएंगे, वो तो दूसरे पॉइंट पे तो अलग आएगा। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपने यहां से किया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो, इन टेस्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर 3 कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बच्चों ने किया हुआ होगा इसको। बताओ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि 5x² प्लस के 5 सॉरी लैम्डा वाई स्क्वायर इजिकल टू 20, और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। तो देखिए उसने कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। और इफ 5x² प्लस के लैम्डा वाई स्क्वायर इजिकल टू 20, ये रिप्रेजेंटेड बाई, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को, रिप्रेजेंट्स ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देन, तो पूछ क्या रहा है अपने से वो, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा, यही है। आप बताओ ऑप्शन में क्या गिवन है अपने पास में। ऑप्शन ए लैम्डा इजिकल टू 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी -5, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये अपने पास में गिवन है, तो नन ऑफ दीज। अब यहां पर आप देखो, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं पहले। अब ये बताओ, सबसे पहले तुम्हारे पास जो रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोला होता है, उसकी जो तुम्हारे पास जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, यदि वहां पर तुम कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 0, ये शायद पढ़ा था ना हमने। तो वहां पर एक कंडीशन ऐसी बनती है कि कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस, तो कोफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू कितना होता है, 0। तो अब यहाँ पर इसको पहले तो बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरीके से बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते हैं, मतलब जर्नल हाइपरबोला बनाते हैं, इस तरीके से इसको आप लिख लो पहले तो। अब देखो, यदि अपने पास में 5x² अपॉन में लैम्डा y² इज इक्वल टू 20 है, तो इसमें यदि हम 20 से डिवाइड कर दें तो तुम्हारे पास कितना आएगा बेटा, तो तुम्हारे पास आएगा x² बाई 20/5 मतलब 4, सही है। और माइनस के या प्लस के, तो तुम्हारे पास प्लस के, बताओ कितना हो गया, y² अपॉन में 20 अपॉन कितना हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब तो ठीक है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का जो कोफिशिएंट है वो मान लीजिए 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो तुम्हारे पास 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² कितना हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन में कितना हो जाएगा 20, यदि 20 को लेके आएंगे तो लैम्डा अपॉन में 20 हो रहा है, इज इक्वल टू कितना हो रहा है ये 0। तो 1/4 इज इक्वल टू माइनस में लैम्डा बाई 20, इस 20 का इससे कैंसिल करते हैं कितनी बार, 5 टाइम्स, ये 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू तुम्हारे पास 5, और माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना, सॉरी प्लस के लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 5। ये सॉल्यूशन करना तो आता होगा आपसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी इज करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना इजी दे रखा है इसका, ऐसा क्वेश्चन तो कराया था हमने।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला। क्या पूछ रहा है आपसे वो? क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द combined equation of the asymptotes बोलेंगे एक बार आप। द combined equations of the asymptotes of the hyperbola बताओ इक्वेशन बोलो कितनी लिखी हुई है? 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5y इक्वल टू 0। द कंबाइंड इक्वेशन asymptotes of the hyperbola 2x square plus k 5xy plus k 2y square माइनस के 4x प्लस के 5y इक्वल टू 0। ये अपने को क्या गिवन है? हाइपरबोला उसने बोला हुआ है, तो इसलिए हमने मान लिया कि हाइपरबोला ही होगा। चेक करने की आवश्यकता तो है नहीं। ऑप्शन दे रखे हैं क्या? तो ऑप्शन थोड़े से लंबे हैं, ठीक है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर देखो, तुम एक बात बताओ, जब भी हम कभी किसी का एसिम्पटोट्स निकालते हैं तो एक बात तो हमने वहाँ पर रीड करी थी कि एसिम्पटोट्स, और प्रूव भी करी थी कि एसिम्पटोट्स और जो अपने पास जो हाइपरबोला होता है उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? कांस्टेंट का होता है। एक बात तो क्लियर हो गई। तो यदि मान लीजिए यदि तुम्हारे पास ये हाइपरबोला है और इस हाइपरबोला की यदि मान लीजिए हमें लिखनी हो एसिम्पटोट्स, तो इसमें कितना डिफरेंस आएगा? लैम्डा का, कांस्टेंट का आएगा। तो कांस्टेंट हमने क्या मान लेते हैं यहाँ पर? लैम्डा। तो इसका मतलब या तो लैम्डा ज्यादा आएगा, तो आप लिखवाओ तो 2x स्क्वायर प्लस के 5xy प्लस के 2y स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5y प्लस के लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब अपने पास में ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये बताओ कि जो ये तुम्हारे पास क्या आ गई? आप बताएंगे क्या आ गई? ये तुम्हारे पास में क्या आ गई बताओ? कोई बच्चा बताएगा क्या? कोई बताएगा क्या आ गई? ये तुम्हारे पास क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। तो ये कंबाइंड इक्वेशन आ गई होगी। तो भाई एसिम्पटोट्स की जो है कंबाइंड इक्वेशन आ गई है। अब ये बताओ, तो ये तुम्हारे पास जो कंबाइंड इक्वेशन आती है या पेयर आता है तुम्हारे पास में, तो ये सेकेंड डिग्री में आती है, ये आप बोल सकते हैं पेयर में आ गई है। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के 2h(xy) प्लस के 2gh प्लस के 2f(y) प्लस के c इक्वल टू 0। और यदि उसको चेक करना होता है तो वहां पर एक होता है डेल्टा। तो कितना होता है वहां पर? डेल्टा।